पिछले लेक्चर में हमने व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में जाना। आज हम जानेंगे उन सभी बातों के बारे में जो व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं। द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी या डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी भी इनको कह सकते हैं। व्यक्तित्व के निर्धारक घटक। जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, हेरिडिटरी फैक्टर, environmental factors, psychological factors and situational factors decide the personality of a person। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को जो घटक निर्धारित करते हैं वो हैं वंशागत घटक, वातावरण से संबंधित घटक, मनोवैज्ञानिक घटक और परिस्थितियों से संबंधित घटक। सबसे पहले हेरिडिटरी फैक्टर्स, वंशागत घटक, या इनको बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हम कह सकते हैं, जैविक घटक। एक शिशु जब जन्म लेता है तो उसको बहुत सी विशेषताएं उसके माता पिता या पूर्वजों से मिल जाती हैं जो उसके डीएनए में ही उपस्थित होती हैं। उनको हम गॉड गिफ्ट कहते हैं। जैसे बहुत से जन्मजात सिंगर होते हैं, बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा विद्वान होते हैं, हम कहते हैं कि ये तो गॉड गिफ्टेड है। असल में उसको इस प्रकार के गुण, इस तरह की विशेषताएं बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से या हेरिडिटरी फैक्टर्स की वजह से मिली होती हैं। तो 3 प्रकार के घटक बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर ही निर्धारित होते हैं। पर्सनैलिटी से संबंधित, यानी जो व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं हैं, शारीरिक, मानसिक और रिलेटेड टू जेंडर, इनका निर्धारण ज़्यादातर बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर निर्भर होता है। जैसे पहला, फिजिक, शारीरिक संरचना। किसी व्यक्ति का चेहरा मोहरा कैसा है, यानी फीचर्स उसके किस तरह के हैं, हाइट, वेट, फिजिकल हेल्थ, या किसी प्रकार का शरीर में कोई अगर कमी है तो उसकी मुख्य जो वजह होती है, मेन जो रीज़न होता है, वो हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं। बहुत से बच्चों के जो फीचर हैं वो अपने मम्मी से या पापा से या कुछ दोनों से मिलते हैं। और यहीं तक नहीं बल्कि उसके जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, फादर साइड के एंसेस्टर्स और मदर साइड के एंसेस्टर्स, उनसे भी शारीरिक गुण जन्म से ही किसी शिशु को प्राप्त होते हैं। एक व्यक्ति जो गुण जन्म से ही अपने माँ बाप से या पूर्वजों से प्राप्त करता है, उनको ही हम बायोलॉजिकल फैक्टर या हेरिडिटरी फैक्टर्स कहते हैं। तो शरीर की संरचना में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा, इंटेलिजेंस लेवल, बौद्धिक स्तर। एक व्यक्ति कितना तेज़ दिमाग का है, कितना शार्प माइंड है, याददाश्त कितनी ज़्यादा है,
ये भी शरीर की तरह ही काफ़ी हद तक हेरिडिटरी फैक्टर्स पर निर्भर करता है। बहुत से 2-2, 3-3 साल के बच्चे वीडियोज़ आजकल गूगल पे डाल रहे हैं, यूट्यूब पे, और इतने शार्प माइंड हैं वो, उनकी याददाश्त इतनी तेज़ है। एक गूगल बॉय के नाम से काफ़ी पॉपुलर है, अभी तो 5-6 साल की उम्र शायद उसकी है। तो जब वो 2 साल की एज का था तब उन प्रश्नों का जवाब उसने दिया जो एक बहुत विद्वान व्यक्ति भी शायद ना दे पाए। लगभग जितने कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के, हर कंट्री की कैपिटल, हर कंट्री की लोकेशन, वहाँ का एनवायरनमेंट, मेन इंसिडेंट्स, तो सभी उसको 2-3 साल की एज तक पूरी याद हो गई। और पत्रकारों ने खोज करने की कोशिश की कि वजह क्या हो सकती है। बहुत से पत्रकारों ने अप्रोच किया उसे, इंटरव्यूज़ लिए, और पता चला कि उसके मम्मी और डैडी दोनों ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। तो मदर बहुत ज़्यादा मेहनती थी, बहुत ज़्यादा दिल से उन्होंने तैयारी की, और उसका जो फ़ायदा है वो जन्म से ही उस बच्चे को मिला। तो इस तरह से चाहे हमारी शारीरिक संरचना है या मानसिक विशेषताएं हैं, तो वो काफ़ी हद तक हेरिडिटरी ट्रेट्स पर निर्भर होती हैं। इसी तरह तीसरा, जेंडर। कोई मेल है या फीमेल है, ये भी हेरिडिटरी ट्रेट्स ही डिसाइड करते हैं। क्योंकि मदर एक्स क्रोमोसोम होते हैं मदर के पास, और फादर XY क्रोमोसोम। अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम मदर को मिलता है बेबी के जन्म से पहले, तो गर्ल बेबी होता है, और अगर Y क्रोमोसोम मिल जाता है फादर की तरफ से तो मेल बेबी होता है। तो इस तरह जो फादर के क्रोमोसोम हैं, क्योंकि वो XY होते हैं, और मदर के जो क्रोमोसोम हैं वो XX होते हैं, तो फादर के क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि बेबी मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसलिए जो जेंडर है वो भी हेरिडिटरी ट्रेट्स पर ही निर्भर करता है। तो इस तरह से जो ये तीनों विशेषताएं हैं, शारीरिक विशेषता, मानसिक विशेषताएं और जेंडर, काफ़ी हद तक ये बायोलॉजिकल ट्रेट्स या हेरिडिटरी ट्रेट्स पर ही निर्भर करते हैं। दूसरे हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जन्म के बाद एक बच्चे को जैसा वातावरण मिलता है, सबसे पहले परिवार का वातावरण। हम मदर टंग बोलते हैं, मातृभाषा। मातृभाषा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे को जैसे ही वो होश संभालता है, ये उससे भी पहले, बल्कि अब तो विज्ञान ये मानने लग गया है कि मदर जब कंसीव करती है तो बच्चा माँ के पेट में ही बहुत सी बातों को सीख लेता है। और जब वो बोलना सीखता है तो सबसे पहले अपनी मदर की भाषा को, बोली को ही वो फॉलो करता है। इसलिए वो जो बोली सीखता है, जो भाषा सीखता है, उसको हम मातृभाषा कहते हैं, मदर लैंग्वेज। और उसके बाद धीरे धीरे उसको परिवार का जैसा माहौल मिलता है, उसके बाद जैसी स्कूलिंग है, तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट में वो जाता है उस वातावरण से बहुत सी विशेषताएं ग्रहण करता चला जाता है, जो उसके व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो सोशल इन्वायरमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में व्यक्तित्व निर्माण में योगदान देता है। इसी तरह से सांस्कृतिक वातावरण, कल्चरल इन्वायरमेंट, संस्कृति, रहन सहन के तरीके को हम बोलते हैं। यानी समाज की जो सबसे छोटी इकाई है परिवार,
उसका रहन सहन कैसा है, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, परंपराएं, आदतें, खान पान, उसको हम संस्कृति कहते हैं। परिवारों को मिला के एक मोहल्लों को मिला के गाँव या शहर, और इस तरह से राज्य, और हर मोहल्ले का, इवन परिवार का रहन सहन भी कई बार दूसरों से भिन्न होता है। तो इस तरह संस्कृति दूसरा महत्वपूर्ण वातावरण से संबंधित घटक है, जो किसी व्यक्ति को एक विशेष गुण ग्रहण करने या कुछ विशेषताओं को प्राप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हम जैसी संस्कृति में रहते हैं, जैसे अक्सर हम बोलते हैं ये पंजाबी कल्चर है, ये हरियाणवी कल्चर है, देशवाली कल्चर है, बागड़ी कल्चर है, तो जैसे माहौल में, जैसे संस्कृति में कोई बड़ा होता है, उसके अनुरूप ही उसकी जीवन शैली विकसित होती है। तो इसलिए वातावरण से संबंधित पहला घटक सोशल इन्वायरमेंट है, दूसरा कल्चरल इन्वायरमेंट, तीसरा है ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, भौगोलिक वातावरण। धरती अंडाकार है, ये हम लगभग सारे जानते हैं। हमने काल्पनिक रेखा खींची हुई है जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास जितने भी देश हैं, जितने शहर और गांव हैं, वहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस वजह से वहाँ के लोगों के शरीर रंग बिल्कुल ही अलग हैं, शरीर से मजबूत हैं, और रंग उनके थोड़े काले रंग हैं। उनसे जितना ध्रुवों की ओर गांव और शहर बसे हैं, उतना ही ठंडे प्रदेश हैं ज़्यादा, और उन लोगों के शरीर उतने मजबूत नहीं, पर रंग उनके बिल्कुल जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ हम बढ़ते हैं तो पाते हैं कि उनके रंग बिल्कुल ही पीले हो जाते हैं, क्योंकि उधर धूप बहुत कम होती है। और समतल क्षेत्रों में रहने वाले लोग अलग शारीरिक बनावट के हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों के लोग विशेष प्रकार की उनकी शारीरिक बनावट है। जैसे टांगें उनकी बहुत छोटी हैं, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर नीचे आना जाना बचपन से ही उनके शरीर की बनावट उसी प्रकार की हो जाती है, कद छोटे हैं। तो इस तरह से जिस भूभाग में कोई व्यक्ति रहता है, उस भूभाग के वातावरण का, उसकी जलवायु का व्यक्ति के शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और उसका व्यक्तित्व जैसा भौगोलिक वातावरण होगा उसके अनुरूप ही बदलता चला जाता है। उसके बाद है फैमिली इन्वायरमेंट, क्योंकि परिवार में ही बच्चे का लालन पालन होता है, कोई व्यक्ति पलता बढ़ता है। तो परिवार किस प्रकार का है, माता पिता की क्वालिफ़िकेशन क्या है, कितने सदस्यों का परिवार है, परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, ये बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर सीधा प्रभाव डालते हैं। जो बहुत क्वालिफाइड पेरेंट्स हैं, वो बचपन से ही बच्चे की परवरिश ऐसे माहौल में करते हैं कि उसको मानसिक रूप से पूरी तरह से विकास करने का अवसर प्रदान किया जाता है। लेकिन जो इलिटरेट पेरेंट्स हैं, वो चाहते हुए भी उतनी सुविधा नहीं दे पाते। तो इस तरह से फैमिली इन्वायरमेंट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद स्कूल और कॉलेज का इन्वायरमेंट है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा बच्चे को एक विद्यार्थी के रूप में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से हासिल होती है। तो वो जिस तरह के इंस्टीट्यूशन में प्रवेश लेता है, उसको वहाँ जैसा माहौल मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, जिस तरह के साथी उसके सर्कल से जुड़ते चले जाते हैं,
जिस तरह की सुविधाएं उसको इंस्टीट्यूशंस की तरफ से दी जाती हैं, उसके अनुरूप उसके व्यक्तित्व का विकास लगातार होता चला जाता है। अगर इस तरह की इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ खेलों की बहुत उच्च दर्जे की सुविधाएं हैं या सांस्कृतिक गतिविधियां जहाँ बहुत अच्छी होती हैं, तो वो खेलों में या सांस्कृतिक गतिविधियों की तरफ इंटरेस्ट डेवलप किए बगैर नहीं रोक पाएगा। अगर किसी इंस्टीट्यूशन में एकेडमिक एनवायरनमेंट बहुत टॉप लेवल का है, तो एकेडमिकली बहुत अच्छी एजुकेशन उस व्यक्ति को ऐसी संस्थाओं से प्राप्त होगी। तो इस प्रकार जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं व्यक्तित्व के विकास में। तो तीसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। हेरिडिटरी और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बाद जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, मनोवैज्ञानिक घटक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी में जितना शरीर महत्वपूर्ण माना जाता है उससे ज़्यादा मस्तिष्क की विशेषताएं, साइकोलॉजी यानी इंसान की सोच, वो इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। तो इसलिए बहुत से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। जैसे पहला, मेंटल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास। मानसिक रूप से कोई व्यक्ति कितना विकसित है, उसकी सीखने की क्षमता कितनी है, कितना ज्ञान अर्जित करने की क्षमता है, समस्याओं को हल करने में कितना सक्षम है, डिसीजन मेकिंग पावर कितनी ज़्यादा है, या परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने में कितना सक्षम है। ऐसी बहुत सी विशेषताएं एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को तय करती हैं। सेकंड, एटीट्यूड, दृष्टिकोण। एटीट्यूड दो ही तरह के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण अच्छी बातों के प्रति पॉजिटिव है और बुरे कार्यों के प्रति नेगेटिव है, तो उसका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा होगा, आकर्षक होगा, उच्च कोटि का होगा। और इसके विपरीत अगर परिस्थितियोंवश किसी व्यक्ति का एटीट्यूड गलत कार्यों के प्रति पॉजिटिव हो जाता है या अच्छे कार्यों के प्रति नेगेटिव हो जाता है, तो वो उसके व्यक्तित्व में नकारात्मकता आ जाती है, उसका व्यक्तित्व उनसे प्रभावित होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है उसके व्यक्तित्व के विकास में। तीसरा है विल पावर, इच्छा शक्ति। किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, ये भी उसके व्यक्तित्व को तय करती है। दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति बड़े से बड़े लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है, लेकिन जिसकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है, जिसकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है, वो थोड़ी मुश्किल आते ही घबरा जाता है और अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाता है। लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही वो पीछे हट जाता है और उसका व्यक्तित्व जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। तो इसलिए इच्छा शक्ति जितनी ज़्यादा दृढ़ होगी, व्यक्तित्व उतना ही आकर्षक होगा, उतना ही अट्रैक्टिव होगा। और फोर्थ है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मोटिवेशन एक ड्राइविंग फोर्स है, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा जुनून है जो कि व्यक्ति को मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए भी हमेशा तैयार रखता है। तो कौन व्यक्ति कब किस बात से प्रेरित हो जाए, किस बात से प्रभावित हो जाए, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए, अच्छे एग्जाम्पल्स अगर उसकी ज़िंदगी को मार्ग दिखाना शुरू कर दें, तो वो उसके लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल फोर्स का काम अवश्य करते हैं
और वो व्यक्ति कठिन लक्ष्य को भी साधने में कभी पीछे नहीं हटता। तो इसलिए व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए हर स्टेप पर, जिंदगी के हर मोड़ पर मोटिवेशनल फोर्स का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और लास्ट फैक्टर्स हैं सिचुएशनल फैक्टर्स, परिस्थिति से संबंधित घटक। हालांकि हेरिडिटरी फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, व्यक्तित्व के निर्धारण में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन इनके साथ साथ जो सिचुएशंस हैं, परिस्थितियां हैं, वो भी कई बार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और एक व्यक्तित्व में कब बदलाव आ जाए ये परिस्थितियों पे निर्भर होता है। जैसे हमने टेररिस्ट के बारे में लगभग सभी ने सुना है, ओसामा बिन लादेन। बताते हैं कि पढ़ते टाइम वो इंजीनियरिंग का छात्र था और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, टॉपर रहा करता अपनी क्लास में। और उसने कहाँ इंजीनियर बनना था, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करनी थी, कहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उसकी ज़िंदगी में आई कि उन परिस्थितियों से प्रभावित होकर उसने डिस्ट्रक्टिव रास्ता अपना लिया, विनाश की तरफ उसका व्यक्तित्व मुड़ गया। और ना सिर्फ वो स्वयं बुरी मौत मरा, बल्कि न जाने कितने बेकसूर लोग उसकी वजह से मौत को प्राप्त हुए। तो इस तरह से सिचुएशंस कब किसकी ज़िंदगी में किस तरह का बदलाव ले आएं, ये नहीं कहा जा सकता। तो सिचुएशंस भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और हर तरह की सिचुएशंस का उस किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हर व्यक्ति को सोचना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर कोई नेगेटिव सिचुएशंस आ जाती हैं लाइफ में, तो उनको फेस करना और उनसे अपने व्यक्तित्व में किसी भी तरह का खोट ना आने देने का प्रयास हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के फैक्टर्स हम बता सकते हैं जो व्यक्तित्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेरिडिटरी फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड सिचुएशनल फैक्टर्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।